नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की कहानी खत्म होने वाली है? यानी इज द स्टोरी ऑफ ममताज गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल अबाउट टू एंड? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता रेप और मर्डर केस ने ममता सरकार को हिला के रख दिया है। कोलकाता रेप मर्डर 9 अगस्त की घटना है। अब जिस तरह से उसमें हर दिन एक ना एक नया एलिमेंट जुड़ता जा रहा है और वो रेप और मर्डर केस जघन्य रूप लेता जा रहा है, वैसे वैसे बंगाल की राजनीतिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। अब आप अंदाज लगाइए कि 22 अगस्त को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती हैं और उस चिट्ठी में ममता बनर्जी कहती हैं कि रोज 90 रेप केस हो रहे हैं, सख्त कानून बनाएं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं ममता बनर्जी के चिट्ठी के अंश को आपको पढ़ के सुनाऊं। ममता जी कहती हैं चिट्ठी में, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, I wish to bring to your kind attention the regular and increasing occurrence of rape cases throughout the country. And in many cases, rapes with murder are committed. According to the available data, it is horrifying to see that almost 90 cases of rapes occur daily throughout the country. This shakes the confidence and conscience of the society and the nation. It is bounden duty for all of us to put an end to it so that the women feel safe and secure. Such serious and sensitive issue needs to be addressed in a comprehensive manner through stringent central legislation prescribing exemplary punishment against the persons involved in such dastardly crimes, setting up of fast-track special courts for a speedy trial in such cases should also be considered in the proposed legislation to ensure quick justice. Trial in such cases should preferably be completed within 15 cases. With regards, योर सिंसियरली ममता बनर्जी। अब इस चिट्ठी में खास बात क्या है? आप सब ने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनल में देखा होगा कि इस चिट्ठी का हेडलाइन क्या बनता है कि ममता बनर्जी रेप और मर्डर केस को लेके कितना गंभीर है। यानी वो कहती हैं कि 90 घटना घट रही हैं हमारे देश में, जो वो आंकड़ा बता रही हैं। यानी ऑलमोस्ट 90 केसेज ऑफ रेप अकर डेली थ्रू आउट द कंट्री। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, 15 दिन में फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन हेडलाइन क्या बनता है? हेडलाइन ये बनता है कि ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, उसमें जो लिखा है, लेकिन जिसकी वजह से ये चिट्ठी लिखा है, उसकी चर्चा तक ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में नहीं किया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस का बहुत बड़ा सवाल है, ये गंभीर सवाल है। और दूसरा मैं आपको बताता हूं, ये 22 अगस्त की ही बात है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुमोटो एक्शन लेके इस केस पर सुनवाई की और 22 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की 4 सख्त टिप्पणी
वन लाइनर में आपको बता रहा हूं। पहला, सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली। कोलकाता रेप मर्डर केस का है ये। सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात 11:15 बजे एफआईआर क्यों? पहला सवाल। दूसरा, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? तीसरा सवाल, बल्कि वो कमेंट है कि पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी। चौथा, इस केस में महिला एएसपी अधिकारी की भूमिका पर संदेह है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल वो सुनिए। एफआईआर, पहला सवाल, एफआईआर 14 घंटे देरी से क्यों दर्ज हुई? दूसरा सवाल, प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, वह किसका बचाव कर रहे हैं? तीसरा सवाल, उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज को काम सौंप क्यों दिया, यानी उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखिए, बहुत सारे एलिमेंट हैं कलकत्ता रेप और मर्डर केस में। अब मैं स्वयं इस बात का बहुत बड़ा पैरवीर हूं कि जो मर्डरर है, जो रेपिस्ट है और मर्डरर दोनों है, उसे जीने का हक नहीं मिलना चाहिए इस संसार में। कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं। अब प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से कहा, अब ममता जी भी यही कह रही हैं, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी सरकार को क्या हो गया है? चिट्ठी लिखती हैं, कोलकाता रेप और मर्डर की चर्चा तक नहीं है, एक शब्द नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का बयान, वो तो गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो इस पर सुनवाई शुरू की और पश्चिम बंगाल सरकार पर सीधे सीधे सवाल रखा। क्योंकि जिस तरह पूरे बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में एक युवा डॉक्टर महिला के साथ जो घटना घटी, रेप हुआ, मर्डर हुई, उसके खिलाफ पूरा देश उबल रहा है। डॉक्टर ही नहीं, पूरा समाज। आज हमें याद आ रहा है दिल्ली की घटना, निर्भया की घटना, 2012 की घटना, पूरे देश को झकझोर के रख दिया था कि आखिर हमारी लड़कियां, आखिर हमारी युवतियां अपने देश में, अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो कहां रहेंगी? और आज जो बंगाल में हो रहा है, और जिस तरह का मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था दिल्ली में। उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। अब पूरा दिल्ली, पूरा देश प्रोटेस्ट पर रोड पे खड़ा था और तकरीबन वही हाल आज बंगाल में है। तकरीबन वही प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया है। सवाल उठता है ऐसी स्थिति में, जो मेरा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी सरकार की कहानी खत्म होने वाली है? और सवाल इसलिए है क्योंकि यही परिस्थिति दिल्ली में 2012 में हुई। शीला दीक्षित 1998 चुनाव जीती, 2003 का चुनाव जीती, 2008 का चुनाव जीती, यानी लगातार तकरीबन 15 वर्ष तक दिल्ली में मुख्यमंत्री रही। 2008 से लेकर, नहीं माफ करेंगे, 1998 से लेकर 2013 तक। लेकिन लगातार भारी बहुमत से जीतने के बाद 2013 के चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का वो हाल हुआ कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 70 में से 8 सीटें मिलती हैं। अब बीजेपी को 31
और आपको मिलता है 28 और अन्य के खाते में 3। ठीक पिछले चुनाव में आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि 2000 बल्कि 1998 में कांग्रेस को दिल्ली में मिला था 52 सीट, शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उसके बाद 5 साल बाद 2003 में 47 सीटें मिली थी कांग्रेस को शीला दीक्षित के नेतृत्व में, और 2008 में शीला दीक्षित के नेतृत्व में तीसरी बार कांग्रेस ने हैट्रिक बनाया था दिल्ली में, 43 सीटें मिली थी 70 में से। लेकिन 15 बरस के बाद 2012 की निर्भया की घटना ने कांग्रेस को लगभग सफाया कर दिया। दिल्ली में 8 सीटें मिली, और हद तो तब हो गया कि जब 2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, 2020 में खाता नहीं खुला। कमोबेश वही स्थिति बंगाल में होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बंगाल की राजनीति को आप देखेंगे 1952 से वहां पर चुनाव हुए हैं विधानसभा के, जैसे हमारे देश में हुए। 1952 से लेकर लगातार 5 बार कांग्रेस की सरकार बनी, यानी 52 में बीसी रे बने, 57 में भी वही बने, 62 में पीसी सेन बने, प्रफुल्ल कुमार चंद्र सेन, 67 में वही बने, और 1972 में सिद्धार्थ शंकर रे, जिनका नाम आप जानते होंगे। तो यानी ये 3 चीफ मिनिस्टर हुए लगातार 52 से लेकर 72 तक 5 चुनाव में कांग्रेस की सरकार रही बंगाल में। 1977 में आके कांग्रेस का सफाया हो जाता है बंगाल में, और 77 से लेकर 2006 तक तकरीबन 34 साल बंगाल में लेफ्ट पार्टीज की सरकार रही, और जिसके मुखिया रहे 2। 1977 से लेकर 5 नवंबर 2000 तक ज्योति बासु बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद 6 नवंबर 2000 से लेकर 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे, और उसके बाद 2011 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हुई, और लगातार 13 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की। यानी कांग्रेस ने राज किया वहां पे, कुल मिला के आप देखेंगे 1952 से लेकर 77 तक, और 77 से लेकर 2011 तक लेफ्ट पार्टी की सरकार रही, और 11 से लेकर अभी तक तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार है। और यही हाल हुआ था। आंकड़ा आप देखेंगे लेफ्ट पार्टी का सफाया कैसे हुआ, कांग्रेस का बंगाल में सफाया कैसे हुआ। आखिरी मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे थे, और 1972 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जीता था कांग्रेस ने। और नक्सलवारी की घटना को आप याद करेंगे, नक्सलवारी घटना को जिस तरह से सिद्धार्थ शंकर रे ने मिसहैंडल किया, जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने इमरजेंसी को लेकर सलाह दी, कहा जाता है कि उन्हीं के सलाह पर इंदिरा जी ने अपना अगला कदम उठाया इमरजेंसी का। परिणाम यह हुआ कि सिद्धार्थ शंकर रे बंगाल में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री बने। आज तक कांग्रेस बंगाल में रेंग रही है। उसके बाद लेफ्ट पार्टी की सरकार बनती है, उनके साथ भी हुआ। 34 वर्ष तो सरकार में रहे, लेकिन 2006 में और 7 में नंदीग्राम और सिंगूर की घटना ऐसी हुई, हालांकि बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थोड़ा लेफ्ट के लीग से हटके बंगाल को आगे लाना चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते थे, इंडस्ट्री बैठाना चाहते थे। लेकिन वहां पर जिस तरह से विरोध शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और उसका नेतृत्व किसने किया आप जानते हैं? ममता बनर्जी ने। और उस सिंगूर और नंदीग्राम ने लेफ्ट पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका, और उसी के आधार पर ममता बनर्जी सत्ता में आती है। लेकिन आज वही ममता बनर्जी के लिए फिर से बंगाल में कहानी रिपीट होने जा रही है कि कोलकाता रेप और मर्डर केस ने पूरे बंगाल को हिला के रख दिया है। बंगाल की सारी जनता रोड पे आके खड़ी हो गई है
चाहे औरत हो, बच्चा हो, मर्द हो, पूरा समाज। और जिस तरह से ममता बनर्जी भारत में आज अकेले महिला मुख्यमंत्री हैं, सीजन्ड लीडर हैं, बड़ा ही आदर करता हूं मैं, फाइटर हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने हमेशा फाइट किया है। लेकिन इस घटना में ममता बनर्जी का फाइटिंग स्पिरिट दब गया है। क्यों दबा है, इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं हो सकता, इसका उत्तर तो ममता बनर्जी देंगी। लेकिन जिस ममता दीदी को हम लोग फाइटर चीफ मिनिस्टर कहते हैं, फाइटर नेता कहते हैं, कार पर कूदने वाली नेता कहते हैं, खुल के बोलने वाली नेता कहते रहे हैं, आज वो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती हैं और उस चिट्ठी में कलकत्ता रेप मर्डर की चर्चा तक नहीं है। प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। आखिर उस युवा महिला डॉक्टर का रेप क्यों हुआ, किसने किया, हत्या किसने की, जघन्य हत्या, कौन वापस देगा उसके मां बाप को बेटी लाके? क्योंकि मुश्किल यह है कि जब तक इंसान के अपने जीवन में कोई घटना नहीं घटती, वो उसका दर्द एहसास नहीं करता। वो तो एक तरह से धन्यवाद दीजिए बंगाल की जनता को, देश की जनता को, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को, कि जिसने इस रेप और हत्याकांड को सुमोटो लेकर सरकार को सख्त हिदायत दी है। सीबीआई जांच कर रही है और मैं चाहता हूं और समाज चाहता है कि उस युवा महिला जिसकी हत्या कर दी गई, जिसको रेप किया गया, उसके परिवार को, मां बाप को न्याय मिले। लेकिन इस न्यायिक प्रक्रिया में न्याय तो न्यायालय देगा, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह का अपना आचरण दर्शाया है, राजनीति करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि शायद वही बात बंगाल में होने जा रहा है कि ममता सरकार के दिन गिने चुने रह गए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे, नहीं 26 में, क्योंकि 2021 में पिछला चुनाव हुआ तो 2026 में होंगे। लेकिन यही चीज हुआ था 2006-07 में, सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन शुरू हुआ था और उसी आंदोलन ने 2011 में लेफ्ट पार्टीज को उखाड़ फेंका। बुद्धदेव की सरकार कहां चली गई किसी को पता नहीं चला। और वही होने जा रहा है बंगाल में अब की बार। लेकिन अब की बार हमें लगता है और हमारा अनुमान है कि ममता बनर्जी बस 2026 के विधानसभा चुनाव में शायद अपनी सत्ता नहीं बचा पाएगी। और इसलिए मैंने कहा है, दिल्ली का उदाहरण दिया है और बंगाल का स्वयं उदाहरण दिया है कि वहां पर 3 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। क्योंकि 72 का देखेंगे आप तो 72 के चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला था जानते हैं आप? विधानसभा चुनाव 216। और उसके बाद 77 में चुनाव होता है तो कांग्रेस को मिलता है कितना सीट जानते हैं आप? सिर्फ 20। यदि आप देखें 1977 में 20 सीट और लेफ्ट पार्टी को कितना मिलता है? 178। ठीक उसी प्रकार आप देखिए 2006 में सीपीएम को मिलता है 176 सीट बंगाल में, 176 294 में से, और टीएमसी को मिलता है सिर्फ 30 सीट। और ठीक 5 साल के बाद सिंगूर और नंदीग्राम के बाद जब चुनाव होता है तो टीएमसी को मिलता है 184 294 में से, और सीपीएम सिमट जाती है सिर्फ 40 सीटों पर। इसलिए 2026 में हमारा अनुमान यही कह रहा है कि ममता सरकार सत्ता से बाहर होगी और एक नई सरकार बनेगी। वो किसकी सरकार बनेगी ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल बंगाल में फिलहाल बीजेपी है और स्वाभाविक है बीजेपी की संभावना बन सकती है। इसलिए मेरा अनुमान है कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की कहानी जल्द ही खत्म होने वाली है और ये हमारा अनुमान है। अब परिणाम के लिए
हम सबको इंतजार करना पड़ेगा 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और एक और निवेदन आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम अपनी आगे की यात्रा आपके साथ जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।